तो दोनों पहले चाहते हैं कि पहले ये क्लियर करे, पहले ये क्लियर करे। तो तेजस्वी अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। वो ना हो कि मुकेश सहनी फिर वही स्टैंड ले और फिर से उनको एनडीए में शामिल होना पड़े। अभी लैंड सर्वे का मामला ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन लैंड सर्वे और एसआईआर को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में मामला जा रहा है। मुकेश सहनी जी, आपकी दाल उधर गलने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले लगातार सभी गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन, दोनों मजबूती के साथ जो है मैदान में कूद पड़ी है। आज जैसे कि महागठबंधन की 7वीं और महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कई सारे एजेंडों पर मुहर लगी और कई सारी बातचीत की गई है बैठक में। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इस बैठक में वो था कि मुकेश सहनी इस बैठक से नदारत नजर आए। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर मुकेश सहनी इंस्टेंट टाइम में जो है इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए और इस बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है, किन किन चीजों पर बातचीत की गई है। आज इस पर ढेर सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या। सर, जिस तरीके से आज 7वीं और महत्वपूर्ण बैठक महागठबंधन की संपन्न हुई, तो इस बैठक के कुछ महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं जो आप बताना चाहें? देखो दिव्या, बैठक जो आज महागठबंधन की हुई तेजस्वी के आवास पे जी, उसमें सीट शेयरिंग ही मुख्य मुद्दा था, क्योंकि मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई बहुत ज़्यादा अड़चन नहीं है जी। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के फेस होंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, सब लोग अपनी अपनी जो डिमांड रख रहे हैं उसको फुलफिल कर पाना कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनको ये बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 144-45 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस पर कम से कम 50 सीट कांग्रेस को चाहिए। इस बीच मुकेश सहनी जो हैं वो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। माले जो है 45 सीटों से की डिमांड कर रही है, 24 सीटों की डिमांड सीपीआई की है। तो इस तरह से लेकर जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि सभी दावा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ये जितने मुद्दे हैं वो सारे सुलझा लिए जाएंगे। बैठक में जो रणनीति बनी वो नीतीश सरकार को कैसे पछाड़ा जाए, नीतीश की सरकार बनने से कैसे रोका जाए, इसी पे मेन फोकस रहा। और क्या क्या बातें हुई वो सब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है जी। सर, इससे पहले भी 6 बैठकें हुई। 6 बैठक में कहीं ना कहीं ये बातें जो है सामने आ रही थी कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी बातचीत होगी। और आज जो 7वीं बैठक हुई है इसमें भी कहीं ना कहीं ये बातें बहुत छन कर बाहर आ रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर इसमें जो है बातचीत कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर से एक तरीके से निराशाई हाथ लगी है लोगों को। जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि सीट शेयरिंग में बातचीत हो जाएगी, लेकिन सर जिस तरीके से लगातार महागठबंधन के अंदर देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो आखिरकार तेजस्वी यादव इस बात में क्लैरिटी क्यों नहीं ला रहे हैं कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेगी? एक बार क्लियर कर दिया जाएगा तो उनके जो दल हैं उनके लिए भी तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। सर, क्यों आखिर नहीं करे तेजस्वी यादव ये? तेजस्वी यादव अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं जी। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पहले एनडीए सीटों की घोषणा करे कि उनके जो 5 पांडव हैं वो कहां से किनको कितनी सीटें दे रही है, उसके बाद हम सीटों का ऐलान करेंगे। वो बात अंदर अंदर चल रही है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये सीटों का पेच सुलझाना, क्योंकि ये जो सीटें हैं वो सबकी अपनी बड़ी डिमांड है। मैंने पहले भी बताया कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो ऐसे में आसान नहीं होगा तेजस्वी के लिए इन सीटों का पेच सुलझा पाना। हाँ, तेजस्वी ये जरूर कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद हम लोग 9 प्रमंडल में रैली करेंगे, यात्रा निकालेंगे, राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। ये सारी रणनीति बनी है, लेकिन सीटों पे अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस भी खुलकर अभी तक सीएम फेस पे तेजस्वी का समर्थन नहीं कर पाई है। तो सीटों का जो गणित है अभी महागठबंधन में बहुत क्लियर नहीं हो पाया है। यही हाल एनडीए का भी है, वहाँ भी सीटों का गणित उलझा हुआ है। तो दोनों पहले चाहते हैं कि पहले ये क्लियर करे, पहले वे क्लियर करे। तो तेजस्वी अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। वो जब तक एनडीए से कोई संकेत नहीं मिलता है तब तक मुझे नहीं लगता है, शायद रक्षाबंधन के बाद ही
इस पे कुछ फाइनल बात निकल कर सामने आए। जी सर, इस महागठबंधन की बैठक में जहां सीट शेयरिंग को लेकर सारे लोगों की नजरें टिकी हुई थी, तो सर दूसरी तरफ लोगों ने ये भी चीज गौर किया कि इस बैठक में सर मुकेश सहनी नदारद थे। आखिर मुकेश सहनी को ऐसा क्या काम पड़ गया कि इस बैठक में सम्मिलित ही नहीं हो पाए? देखो दिव्या, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से, कुछ पारिवारिक कारणों से मुकेश सहनी बैठक में नहीं आ पाए। इससे पहले जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें मुकेश सहनी शामिल हुए हैं, लेकिन आज की बैठक में मुकेश सहनी का नहीं आना और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उनका ये बयान आना कि आप एनडीए में आ जाइए, तो ये कहीं ना कहीं ये बल दे रहा है कि खिचड़ी कुछ और पक रही है। जी, कहीं इसी के सर यही रीजन तो नहीं है कि मुकेश सहनी इतना अचानक, कल वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं और आज वो अचानक दिल्ली पहुंच जाते हैं? कुछ इसके पीछे स्ट्रैटेजी तो नहीं है मुकेश सहनी का? अभी तक ये कोई क्लियर नहीं हो पाया है कि मुकेश सहनी कहाँ है। हाँ, ये बताया गया है कि कुछ पारिवारिक कारणों से वो आज की बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि मुकेश सहनी की बात एनडीए से भी हो रही है, क्योंकि पहले भी जो है वो दिलीप जायसवाल बोल चुके हैं और आज जो है डॉक्टर संतोष सुमन ने साफ साफ कह दिया है कि आपको 60 सीटें मिलने नहीं जा रही है, आप एनडीए में चले आइए। और पिछली बार भी यही हुआ था कि लास्ट समय में उनको एनडीए में आना पड़ा था और बीजेपी ने अपने कोटे की उनको 11 सीटें दी थी, जिसमें से 4 उनके विधायक जीते थे। हालांकि बाद में वो सभी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। जी, कहीं इसके पीछे सर कोई बड़ी वजह सर, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है मुकेश सहनी खुद को कह रहे हैं, कभी पहले बोलते थे 25 सीट, तो अब तो सीधे डायरेक्ट 60 सीटों की मांग कर दी और कहते हैं 60 सीट से कम में तो हम नहीं चलेंगे। तो अब उनका साफ साफ संकेत है कि वो महागठबंधन को बड़ा जो एक संकेत दे रहे हैं कि आप 60 सीटों पर हमें रखिए, नहीं तो हम अपना पाला बदल लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सर कुछ कहीं एनडीए से तो खिचड़ी नहीं पक रही है उनकी? देखो, ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो मुकेश सहनी कर ही रहे हैं, ये तो सब लोग जान रहा है, सबके मन में ये खटक रहा है कि अचानक 60 सीट और उप मुख्यमंत्री की मांग मुकेश सहनी जो उठा दी है, उसको लेके सबके मन में ये बात खटक रही है कि आखिर मुकेश सहनी ये इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स महागठबंधन के अंदर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप घोषणा कर दी कि हमें 60 सीट चाहिए, ये बातें अंदर होनी चाहिए और अंदर न करके ये बातें मीडिया में ला रहे हैं। और उधर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनका ये सब बयान आना, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने में ज़रूर चल रहा है, तभी मुकेश सहनी जो है वो इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और लास्ट में जैसा पिछली बार उन्होंने किया था, हो ना हो कि मुकेश सहनी फिर वही स्टैंड ले और फिर से उनको एनडीए में शामिल होना पड़े। जी सर, और जहां तक महागठबंधन की बैठक की बात हो रही है, तो सर बैठक में ये भी कहा गया है, तेजस्वी यादव के द्वारा ही कहा गया है कि राहुल गांधी बिहार आएंगे और बिहार में उनके साथ मिलकर जो है 9 प्रखंडों में रैली का आयोजन किया जाएगा। क्या लगता है सर, इतनी सारी रैलियां करने से क्या होता है? महागठबंधन में कुछ बदलाव हो पाएगा? जिस तरीके से जहां पर पेच फंस रहा है सीट शेयरिंग को, उस पर ना बातचीत कर क्या इस तरीके से रैली करने से महागठबंधन को कोई मुनाफा होगा? देखो, सीट शेयरिंग की बात तो है ही, लेकिन 9 प्रमंडलों में रैली की बात तेजस्वी ने कही है, यात्रा की बात कही है। और राहुल गांधी पहले भी बिहार आते रहे हैं और इस बार भी बिहार आएंगे। राखी के बाद महागठबंधन का बड़ा अभियान जो है वो बिहार में शुरू होने जा रहा है। 9 प्रमंडलों में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं महागठबंधन के, वो रैली करेंगे। उसमें राहुल भी शामिल होंगे, तेजस्वी भी शामिल होंगे, तमाम बड़े नेता जो हैं घटक दल के। फायदा होगा सर महागठबंधन को इस रैली से? फायदा चुनाव में एसआईआर के मुद्दे पे जरूर महागठबंधन को हो सकता है, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो सही मायने में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीएलओ कई घरों में नहीं पहुंचे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं। सही मायने में तुम बिलीव नहीं करोगी, मैं पटना में रहता हूं और मेरे घर भी बीएलओ नहीं आए हैं। हमको लास्ट डेट में जाकर अपना फॉर्म खुद जो है वो वार्ड पार्षद के यहाँ देना पड़ा कि इस फॉर्म को आप वहाँ जाके सबमिट कीजिए। तो ये स्थिति है। ये जो एसआईआर का मुद्दा है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं
ये लोग लीड कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा उससे पहले लैंड सर्वे में जो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, अभी लैंड सर्वे का मामला ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन लैंड सर्वे और SIR को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में मामला जा रहा है। और इसका फायदा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। यानी कि विपक्ष जिस तरीके से SIR का मुद्दा उठा रही है, आज के महागठबंधन की बैठक में भी SIR का मुद्दा उठा है, जिस तरीके से विपक्ष ये सवाल उठाती है कि SIR में बहुत बड़ी धांधली चल रही है, बहुत बड़ा इसमें जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो ये सब कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। सर इसमें देखो, धांधली की बात नहीं कही जा सकती है जब तक 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट जो प्रारूप प्रकाशित नहीं होगा, उससे पहले धांधली की बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन ये जरूर है कि BLO के स्तर से लापरवाही बरती गई है, लोगों को परेशानी हुई है। जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। जो गांव के गरीब गुरबे हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट सही मायने में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आधार की वैलिडिटी पर लास्ट समय तक चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। तेजस्वी समेत तमाम नेता कहते रहे कि हम लोगों को बैठक में, ये उनका आरोप हो सकता है कि चुनाव आयोग ने हम लोगों को नहीं बुलाया, हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की, एक तरफा जो है 2 महीने में पूरा प्रोसेस पूरा करने को कहा। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहे कि सीमांचल में इतना % वोटर कार्ड बढ़ गया, इतना % राशन कार्ड बढ़ गया। तो आप एक क्षेत्र को लेकर आप इतने सारे लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ी, तो ये SIR का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। और सरकार को ये समझना होगा कि ये मुद्दा जो है इतना आसान नहीं है। 1 अगस्त के बाद जो है वो कितने लोगों के नाम काटे जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप 20 ऐसे लोगों का नाम हमको लाइए जो जीवित हैं और उनको मृत बता के उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, हम पूरे प्रोसेस को रद्द कर देंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मेरे ख्याल से 1 अगस्त को इस पे महत्वपूर्ण सुनवाई भी है। तो ये मामला कहीं ना कहीं जो है SIR का जो बार बार जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है वो महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। जी सर, एक मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि क्या जिस तरीके से महागठबंधन की बैठकें हो रही है, बैठक में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री फेस को लेकर, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फेस पर तो फिर भी क्लैरिटी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में महागठबंधन में भी कुछ बड़ा फूट देखने को मिलेगा? महागठबंधन में अभी वैसी कोई स्थिति नहीं है। मुकेश सहनी पे ही संशय है कि मुकेश सहनी ने, वो भी संशय इसलिए है कि मुकेश सहनी ने जो बड़ी डिमांड की है उसको लेकर संशय है। 60 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद जी, ये कहीं से संभव नहीं है। अगर तुम 243 विधानसभा सीटों का अगर तुम गणित लगाओ तो 144-45 पर तो खुद RJD लड़ने जा रही है। कम से कम 50 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। माले 45 सीटों की डिमांड कर रही है। 24 सीटें CPI को चाहिए। रालोजपा है, रालोजपा को भी सीटें चाहिए। रालोजपा नई अभी शामिल हुई है महागठबंधन में। तो कुल मिलाकर 243 सीटों का गणित बैठा पाना ये बड़ा मुश्किल होगा और इसमें सभी को मना पाना ये बहुत मुश्किल होगा। हाँ, सीट की जब घोषणा होगी उस समय हो सकता है कि कुछ दल इधर से उधर हो। ऐसे दल दोनों तरफ हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो है इधर उधर ये पाला बदल कर सकते हैं। फिलहाल महागठबंधन में सबसे ज़्यादा संशय जो है वो मुकेश सहनी पे है। आज मुकेश सहनी नहीं आए, बताया गया कि पारिवारिक कारण है, लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि बैठक की तिथि पहले तय थी, आखिर अचानक मुकेश सहनी का बैठक में ना आना, इसकी वजह क्या हो सकती है? इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुकेश सहनी की कहीं ना कहीं उधर से भी बातचीत, NDA की तरफ से भी बातचीत हो रही है। और इस बात को इसलिए भी बल मिलता है कि डॉक्टर संतोष सुमन ने, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि मुकेश सहनी जी, आपकी दाल उधर गलने वाली नहीं है, आप घर वापसी कर लीजिए, आप फिर से NDA में आ जाइए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आपने सुना किस तरीके से मुकेश सहनी जो है बड़ा खेल कर सकते हैं महागठबंधन में रहकर। अब महागठबंधन की तरफ रहते हैं या एक बार फिर से एनडीए के तरफ पाला बदल लेते हैं, ये तो मुकेश सहनी ही जाने। लेकिन जिस तरीके से आज महागठबंधन की बड़ी बैठक में मुकेश सहनी सम्मिलित नहीं होते अचानक, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है महागठबंधन के अंदर, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।